कैपेसिटर क्या है जी? कैपेसिटर जो है ये एक चार्ज को स्टोर करने वाली डिवाइस है। सिंपली ये चार्ज को स्टोर कर सकता है। अब इसमें जो स्टोरेज के लिए जो हम यूज़ करते हैं इसकी प्लेट्स के दरमियान, उसे हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और डाइलेक्ट्रिक जो है ये इन जनरल इंसुलेटर्स होते हैं, क्योंकि इंसुलेटर्स जो हैं वो चार्ज को कैरी कर सकते हैं। जो कंडक्टर्स हैं वो उनके थ्रू उनमें से तो चार्ज फ्लो कर जाता है, इसलिए डाइलेक्ट्रिक जो है ये इन जनरल इंसुलेटर्स को हम यूज़ करते हैं। अब जो हमारे पास कैपेसिटर की जो बेसिक इक्वेशन है वो है जी हमारे पास Q = CV, यानी कि जो हमारा चार्ज Q है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। यहाँ पे जो C है वो हमारे पास कैपेसिटेंस है, जो कि ये डिफाइन करेगी कि जी हम कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं। ये हमारी कैपेसिटर की एबिलिटी है जो हमें ये बताएगी कि जी कितना चार्ज जो है वो स्टोर किया जा सकता है पर्टिकुलर कैपेसिटर पे। अब ये जो कैपेसिटेंस है ये डिपेंड करती है किसी भी कैपेसिटर की जो ज्योमेट्री है उस पर, या जो मीडियम है यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक आप यूज़ कर रहे हैं ये उस पर डिपेंड करती है। अब हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें जो हमारे पास जो है वो एटम्स की जो अरेंजमेंट है, उस एटम्स की अरेंजमेंट और उसके बाद जो है उसकी जो पोलराइजेशन है जब आप चार्जिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कैपेसिटर जो है हमारा वो चार्ज स्टोर करेगा। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी जो प्लेट्स हैं उनका एरिया जो है वो A है और जो डिस्टेंस है उनके दरमियान वो D है। देन इससे जो है कितना चार्ज इसके ऊपर स्टोर होता है वो हमें कैपेसिटेंस दे देती है, जिसका यूनिट जो है वो हमारे पास जो है वो फैरड है, और फैरड को हम कैलकुलेट करते हैं जी 1 कूलम पर वोल्ट से। अब हम पर्टिकुलर एक जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देख लेते हैं कि जी हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें हम दो कैटेगरीज कर लेते हैं। एक में हमने जो है मीडियम यूज़ किया है और दूसरा जो है जिसमें हमने मीडियम यूज़ नहीं किया, यानी कि एक में हमारे पास डाइलेक्ट्रिक नहीं है और सेकंड जो है हमारे पास जो बी केस है उसमें हमारे पास जो है हम प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों की जो कैपेसिटेंस है वो डिफरेंट होगी। जैसे कि जो वैक्यूम वाला है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके लिए हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो एरिया एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, जबकि जो हमारे पास मीडियम वाला है उसमें हमारी जो कैपेसिटेंस है वो एरिया एप्सिलॉन नॉट, इसके अलावा जो है हमारे पास जो रिलेटिव परमिटिविटी है जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है उस पर भी डिपेंड करेगी। और जैसे कि अगर आप रिलेशन देखें कि जो कैपेसिटेंस है मीडियम की वो डायरेक्टली रिलेटेड है एप्सिलॉन आर के, तो इन जनरल इसका मतलब ये है कि एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक के आ जाने की वजह से हमेशा कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि एप्सिलॉन आर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो मीडियम आ जाएगा, कोई डाइलेक्ट्रिक हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। और यहाँ से हम जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं जो कि इक्वल होगा कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम डिवाइड बाय कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। इन दोनों की रेशियो से जो है हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो हमारे पास जो है वो कैपेसिटेंस का बढ़ जाना है ये किस तरह से है कि जी हम सपोज कर रहे हैं हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक जो है वो न्यूट्रल जोन में है, यानी कि किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है। तो उसके जो एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि वो जो है वो किसी खास पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंजमेंट आपको नज़र नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही आप उस डाइलेक्ट्रिक को जो है वो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर की जो पैरेलल प्लेट्स हैं उनमें रख देते हैं तो आप क्या देखेंगे कि वो जो हमारे जो पर्टिकुलर एटम्स हैं वो अरेंज हो जाते हैं और उनकी जो अरेंजमेंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। अब एक हमारे पास जो है वो हमारी प्लेट्स की वजह से नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको E0 से रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन जैसे ही आप जो है डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो उधर जो है हमारे पास जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है उससे भी एक खास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जिसको आप इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं उस डाइलेक्ट्रिक के लिए, जो कि हमारी अप्लाइड जो हमारी प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो विद इन द डाइलेक्ट्रिक रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा जी हमारा नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इन प्लेट्स के अराउंड जो अक्रॉस जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। अब पोटेंशियल जब कम होगा तो डेफिनेटली तौर पर जो है वो हमारा जो कैपेसिटेंस है हमारी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो अगर आप कोई डाइलेक्ट्रिक और मीडियम यूज़ करते हैं तो कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है, वो पोलराइजेशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है डाइलेक्ट्रिक के अंदर उसकी वजह से। नेक्स्ट हमारा जो कैपेसिटर है
हमने कहा कि जी वो चार्ज स्टोर करता है, वो जो चार्ज किस तरह से स्टोर करता है, तो इन जनरल कैपेसिटर जो है हमारा, वो जो चार्ज स्टोर करता है वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करता है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो स्टोर कर रहा होता है प्लेट्स के दरमियान, वो एक स्पेसिफिक एनर्जी को कोरिस्पॉन्ड करती है जी। जितने चार्ज स्टोर होंगे इन जनरल उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टोरेज हो रही है, और वो जो फील्ड की स्टोरेज है वो हमें जो है वो एक इलेक्ट्रिक एनर्जी देगी जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फर्दर उसकी स्टोरेज के बाद। तो इलेक्ट्रिक जो हमारा जो कैपेसिटर है वो कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं जी हाफ सी वी स्क्वायर से। यहाँ पे सी जो है वो हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, वी जो है वो हमारा जो है वो वोल्टेज है क्रॉस द प्लेट्स। तो इसके बाद अगर आप, जैसे मैंने कहा कि ये हमारा ये जो कैपेसिटर है ये इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो है ये एनर्जी स्टोर करता है, तो हम अपने रिलेशन को जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्मिनोलॉजीज में लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि जो हमारी एनर्जी डेंसिटी है, यानी कि एनर्जी जो स्टोर होती है पर यूनिट एरिया, वो हमारे पास इक्वल होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर के। इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो एनर्जी की जो स्टोरेज है जो किसी कैपेसिटर में हो रही है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुख्तलिफ कैपेसिटर्स को सीरीज़ और पैरेलल में कंबाइन करें तो उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सीरीज़ के लिए हम जो है इन्वर्स की जो है सम कर लेंगे, इन्वर्स जो पर्टिकुलर कैपेसिटेंस हैं इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की, आप उनके इन्वर्स लेते हैं, उनको सम अप करते हैं, तो हमारे पास जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं जी 1/c इक्विवेलेंट से। लेकिन अगर हमारे पास जो कैपेसिटर की कम्बिनेशन है वो पैरेलल में है तो देन हमारे पास जो इक्विवेलेंट और टोटल कैपेसिटेंस होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ ऑल कैपेसिटेंस। जितने भी कैपेसिटर्स जो हैं वो पैरेलल लगे हैं, पैरेलल कनेक्टेड हैं, अगर आप उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी पैरेलल के केस में। एंड पे जो है वो हम कैपेसिटर की जो चार्जिंग है और जो डिसचार्जिंग है उससे स्टडी कर लेते हैं। तो जी हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हम जो है कैपेसिटर को एक रेजिस्टेंस के साथ जो है वो सीरीज़ में लगाते हैं, उसके बाद जो है हम एक जो है वो वोल्टेज सोर्स के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे तो वो जो वोल्टेज सोर्स है उसकी वजह से जो है हमारे पास करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ। तो वो जो करंट जो है जो फ्लो कर रहा है वो इन जनरल जो है वो कैपेसिटर के क्रॉस जो है चार्ज को डेवलप करता चला जाएगा और हमारे पास जो चार्ज है वो चार्ज होता चला जाएगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास स्टार्ट में जो है चार्ज जो है की जो स्टोरेज है वो 0 थी जब हमारे पास स्विच जो है वो ओपन था। जैसे ही स्विच आप क्लोज करते हैं चार्ज जो है वो एक्सपोनेंशियली डेवलप होना शुरू हो जाता है और एक मैक्सिमम चार्ज जो किसी भी कैपेसिटर पर स्टोर हो जाता है जिसको हम इक्विलिब्रियम चार्ज कहते हैं, वहाँ तक जो है कैपेसिटर जो है हमारा फुली चार्ज हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम है जिस टाइम इंटरवल में हमारा जो चार्ज है वो नियरली 63% जो है उसकी स्टोरेज हो जाती है। यानी कि हम कहते हैं जो हमारा जो टोटल चार्ज है जो कि स्टोर होना है कैपेसिटर पे, अगर वो इक्विलिब्रियम चार्ज है तो उसके अगर 0.63 टाइम्स जो है चार्ज की स्टोरेज हो जाए जितने टाइम इंटरवल में, वो हम इस स्पेसिफिक कैपेसिटर के टाइम कांस्टेंट को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं RC से। यानी कि जो हमारा कैपेसिटर है और जो रेजिस्टेंस है उन दोनों के प्रोडक्ट से हमारे पास टाइम कांस्टेंट आ जाता है। अब डिफरेंट किस्म के कैपेसिटर्स हैं, किसी की जो है वो हमारे पास जो है वो टाइम कांस्टेंट किसी के लिए ज़्यादा है, किसी के लिए हमारे पास जो है वो कम है, और वो कैलकुलेट किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट R और C के। अब जी कौन से कैपेसिटर बेहतर होते हैं जिनमें RC की वैल्यू कम हो या जिनमें RC की वैल्यू ज़्यादा हो, तो ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे। अगर आपको ऐसी एप्लीकेशन दरकार हैं जहाँ पर आप ये चाहते हैं कि ज़्यादा रैपिडली जो है वो चार्ज स्टोर हो, तो आपको जो है ऐसे कैपेसिटर यूज़ करने होंगे जिनके लिए RC की वैल्यू कम हो, और जहाँ पर आप ये चाहते हैं कि जो है स्लो चार्जिंग हो वहाँ पर आपको ऐसा कैपेसिटर चाहिए होगा जिसके लिए RC की वैल्यू ज़्यादा हो। इसी तरह से चार्ज जो है वो स्टोर होता है और अगर आप उसको डिस्चार्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो जो हम इलेक्ट्रिक सोर्स यूज़ कर रहे थे उसे हम जो है वो स्विच ओपन कर देंगे। स्विच ओपन करने से क्या होगा जी, हमारा जो अब इलेक्ट्रिक सोर्स जो है वो हमारे सर्किट से निकल गया है और हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं ऑपोजिट एंड्स को कैपेसिटर के। तो हमारे पास क्या होगा जी, अब वो जो पहले करंट फ्लो कर रहा था इलेक्ट्रिक सोर्स की वजह से अब करंट फ्लो करेगा, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर के क्रॉस जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो डेवलप हैं उसकी वजह से, और हमारा जो चार्ज है वो आहिस्ता 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 रेजिस्टेंस R के थ्रू जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और वो जो इक्विलिब्रियम चार्ज अटेन किया था उसने वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एक्सपोनेंशियली जो है वो डिके करता करता हमारे पास जो है वो अगेन उसी तरह से जो है चार्ज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता
हमारा जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। कुछ एमसीक्यूज हैं जी इससे रिलेटेड। द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, तो जो हमारे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करती है? एरिया पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है, या डिस्टेंस प्लेट्स पे डिपेंड करती है? तो जो हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो थी हमारे पास A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, यानी कि वो इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो जी डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, जो कि है जी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ है जी, द इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैचमेंट ऑफ अ कैमरा contains a capacitor for storing the energy used to produce the flash. In one such unit, the potential difference between the plates is 750 microfarad. कैपेसिटर इज़ 130 वोल्ट, यानी कि जी आपके पास जो कैमरा है उसके अंदर जो है स्टोरेज फ्लैश की प्रॉपर वर्किंग के लिए जो आपको कैपेसिटर दरकार है वो है जी हमारे पास 750 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस का, और उसको जो आप वोल्टेज दे रहे हैं वो जी हमारे पास 130 वोल्ट। तो आपने बताना है कि जी कितनी एनर्जी जो है वो स्टोर होगी उस कैपेसिटर में। तो एनर्जी स्टोर के लिए हमारे पास रिलेशन है जी E इज़ इक्वल टू हाफ CV²। अब अगर आप जो है कैलकुलेट करना चाहते हैं एनर्जी की स्टोरेज को, तो हम रिलेशन यूज़ करेंगे हाफ CV²। अब यहाँ पे वोल्टेज जो है हमने उसका स्क्वायर लेना है, उसे मल्टीप्लाई करना है C की वैल्यू के साथ और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। अब वोल्टेज जो है हमारे पास है जी 130। अब अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो 130 का स्क्वायर जो है वो आप किस तरह से लेंगे? हम जो है 130 का स्क्वायर लेने के लिए अगर आप इसको विदाउट कैलकुलेटर करें तो हम 13 का स्क्वायर जो है वो जहन में रखेंगे। 13 का स्क्वायर हमारे पास होगा जी 169। अब नेक्स्ट हमारे पास 130 है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जी कि हमारे पास 169 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि वो जो 2 जीरो थे वो आपस में 100 हो गए। देन आप इसको इन जो है ना ऐसे क्वेश्चंस को आप 10 की पावर्स में जो है ना वो आप लेके जा सकते हैं। जैसे कि मैं इसको इस तरह से जहन में रखूँगा विदाउट कैलकुलेटर यूज़ करते हुए कि जी हमारे पास मेरे पास जो वैल्यू आ गई है वो है जी V का स्क्वायर जो है वो है जी 1.69 10⁻⁴। 169 को मैंने 10⁻², और जो हमारे पास जो वैल्यू थी दो जीरोस थे उसको मैंने इस तरह से लिख लिया जी 1.69 10⁻⁴। वो हमारे जो है जो 130 का जो स्क्वायर है उसे मैं 1.69 10⁻⁴ से कोरिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। देन मेरे पास C है, वो है जी हमारे पास 750 माइक्रोफैरेड। माइक्रो जो है वो है जी 10⁻⁻⁶। और अगर मैं इस वैल्यू को लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 7.5 10⁻⁻⁴ फैरेड। अब -4 और जो हमारे पास V² में 4 था वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास जो बचेगी जो नंबर्स रह जाएंगे वो सिर्फ क्या है जी 1.69, जिसको मैं सिंपलिसिटी के लिए 1.7 ले लेता हूँ, और नेक्स्ट है जी मेरे पास 7.5, और इसको मैंने डिवाइड करना है 2 से। अगर मैं 2 से 7.5 को डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आता है नियरली 3.25। और अगर मैं 3.25 को 1.7 से मल्टीप्लाई करूंगा, अब 3.25 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1.7 से, तो जो मेरा आंसर है वो 1.7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो अगर मैं उसके अकॉर्डिंगली देखूं तो जो आंसर है वो नियरली 7 के राउंड अबाउट आएगा। तो वो कौन सी ऑप्शन जो है वो इनमें से करेक्ट है जो 7 के राउंड अबाउट है? तो वो है जी मेरे पास A ऑप्शन, जो कि है जी 6.34 जूल। थैंक यू।